हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई थी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आपको रियल एनसीईआरटी है, इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे बात किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, ये मेरी गारंटी है। जो भी भाई बहन बीपीएससी टीआरई 4 या कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपको पता है एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रख के सारे क्वेश्चन को देखना चाहिए और जो एक्सप्लेनेशन दें उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहाँ पे आप जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशली अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में जुड़े हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 5 वाले अभ्यर्थी हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला चैप्टर आपका संसाधन और विकास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो होता है वो ऑप्शन नंबर हम चौथे की तरफ चलेंगे, और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और नवीकरणीय योग्य का मतलब होता है वे ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बनाने में काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, जिनको काफ़ी लंबे समय लग जाते हैं, जिनको पाना असंभव प्रतीत होता है, वो आपके अनवीकरणीय संसाधन योग के अंतर्गत आतेगा। जैसे आपके कोयला का उत्पादन हो गया, पेट्रोलियम का उत्पादन हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को हम बोल सकते हैं ये आपके अनवीकरणीय में आएंगे। तो लौह भी हमारा क्या होगा? अनवीकरणीय होगा। तो अब नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिनका उत्पादन काफ़ी कम समय में होता है, जिनको प्राकृतिक रूप से पुनः इनकी पूर्ति होती रहती है। जैसे आपका जल, जैसे आपका सूर्य का किरण, जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो, आपके हवा, आपके पानी, आपका जल, इस प्रकार का जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो सब के सब आपकी नवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो गया। 4 नंबर नवीकरणीय योग्य क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि करा कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में के किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारी ऊर्जा आपका मानवकृत संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पुनः पूर्ति योग्य है, बिल्कुल सही है, और अजैव है, ये अचक्रीय है, ठीक है। अगला पॉइंट हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण होता है वो अधिक सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? आपको पता होना चाहिए सीढ़ीदार खेती कभी भी किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाएगी, वो केवल पहाड़ी क्षेत्र में ही इसकी खेती होती है, सीढ़ीदार खेती। जहाँ पर पानी को एक स्लॉट बना करके इस प्रकार की चीज़ों को ऐसे बना करके पानी को यहाँ पे एकत्र किया जाता है, और हर एक पार्ट में आपका फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती आपको पहाड़ी ढलानों पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड, ये आपके करेक्ट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपको पता है काली मृदा को हम रेगूर मृदा के भी नाम से हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको हम रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं, और इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पानी धारण करने की क्षमता होती है अधिक। ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और आपके इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, आपको एक और क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो काली मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और काली मृदा, आपको पता है काली मृदा में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? तो आपकी कपास की खेती इसमें की जाती है। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं शायद थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ इस बार से। चलिए, अगला पॉइंट है कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो टिस्को की स्थापना, जो भी आपने बुक यदि एक बार भी पढ़ा होगा ना, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। ये जमशेदजी टाटा के द्वारा हुआ था। जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और ये आपका जमशेदपुर में इस समय जमशेदपुर में हुआ था, जो झारखंड में पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही एक और ऑप्शन हम बता देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होता। एक होता है इसको,
IISCO, ये इसको जो है ना वो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। कहाँ है? ये भी इस्पात ही कारखाना है, तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और इसका जो स्थापना जो हुआ था वो 1870 से लेकर के 1913 के बीच में माना जाता है। यहाँ तक चला था, 1870 में स्थापना हुआ था, 1913 तक की इसका स्वामित्व अधिकार रहा था, मतलब ये निजी रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट इसको राष्ट्रीयकरण करती है 1972 में, तो ये गवर्नमेंट के संरक्षण में चला जाता है। क्लियर है? कुल्टी तथा बर्नपुर का क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल का पड़ता है, वो इसको स्थापना। मैंने टिस्को की बात किया था, तो टिस्को आपका 1907 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कह रहा क्वेश्चन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना, मैंने क्या बोला? राउरकेला संयंत्र इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ऑप्शन जान जाएंगे इसमें, जर्मनी की सहायता से हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी की सहायता से हुआ था। यह सार्वजनिक संस्था है, सार्वजनिक है ये, सार्वजनिक, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1959 में हुआ था। क्लियर है ना। और ये राउरकेला कहाँ, राउरकेला कहाँ पड़ता है आप बता सकते हैं? राउरकेला जो पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण आपको 4 प्रकार पर किया जाता है। 4 प्रकार के आधार होते हैं इसके करने के लिए, जिसका पहला पॉइंट होता है, मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है आपको समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। और तीसरा जो होता है आपका स्वामित्व के आधार पर। कौन सा? स्वामित्व के आधार पर। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। मैं आपको बता दें, उत्पत्ति का मतलब होता है कि ये जैवीय है कि अजैवीय है, ठीक है ना। समाप्यता का मतलब होता है कि ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। स्वामित्व का मतलब इसका मतलब ये होगा इसमें प्रकार से कि ये व्यक्तिगत होगा कि सामुदायिक होगा कि राष्ट्रीयकरण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से होगा, स्वामित्व हो गया। और विकास के स्तर का मतलब हो गया कि क्या इसका विकास संभावित है, कि क्या ये विकसित भंडार है, क्या इसमें कोई संचित कोष है। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब आपको एनसीईआरटी मिलेंगे। भैया यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना, बुक से आपको एलर्जी है, नहीं पढ़ पाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको मेरे नोट्स पढ़नी चाहिए। नोट्स में सबके पॉइंट मिल जाएंगे, इंटरेस्टिंग नोट्स है, मैंने हाथ से खुद लिखा है, किसी कॉपी कंटेंट पेस्ट नहीं है इसमें। आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड करिए और फ्री आप कॉस्ट पढ़िए। क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जैव संसाधन का अर्थ है, जैव संसाधन का अर्थ आपका जीवमंडल से होता है। क्या होता है? जीवमंडल से। और उसी का मतलब वनस्पति जगत से होता है और मनुष्य और जानवरों से होता है। तो ऑप्शन तीनों के तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट मानेंगे? उपयुक्त सभी, ठीक है। राष्ट्र की संपदा, राष्ट्र की संपदा का मतलब होता है ये राष्ट्र के संपत्ति के अंतर्गत है, मतलब राष्ट्र का इस पे अधिकार है। तो वो कौन से राष्ट्र पे इसका अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 समुद्री मील महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे, 12 समुद्री मील का मतलब होता है 22.2 किलोमीटर एरिया आपका जो समुद्री के क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होंगे, वहां पर राष्ट्र की संपदा वो चीज मानी जाएगी। क्लियर है? वहां पर राष्ट्र का पूरा अधिकार है। तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट बनते हैं ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है कि सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का मतलब अर्थ हो कि जो आप प्रेजेंट कोई काम कर रहे हैं, कोई विकास कर रहे हैं, तो ये आपकी भावी पीढ़ियों को देखते हुए करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियां इससे आगे विकास कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का जो संरक्षण होगा वो सतत विकास का अर्थ होगा। अगला पॉइंट आपके सामने, मैं केवल टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। आपको लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास चैप्टर 1 से मिलेंगे और लगभग 40 to 45 क्वेश्चन के आसपास आपको चैप्टर नंबर 2 से मिलने वाले हैं। आप इसको पूरा देखेंगे, बहुत मजा आएगा। आदि कोई भी चैनल पे प्लीज़, मेरे कोई भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इतना कर लें और एक मोटिवेशन के तौर पे एक लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मशहूर और सबसे फेमस क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो जून 1992 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1992 में। क्लियर है? चलिए, अब ये आपका हुआ कहाँ था? तो एक ब्राजील है, ब्राजील देश के एक जगह है रियो डी जनेरियो। कहाँ है? रियो डी जनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये 3 से लेकर के 14 जून तक चला था। 3 से लेकर के 14 जून तक चला था ये सम्मेलन। और ये आपका रियो डी जनेरियो में इसका सम्मेलन हुआ था 3 से लेकर के 14 तक 1992 में। क्लियर है? और इसमें बात किसकी की गई थी? इसमें पर्यावरण और विकास, पर्यावरण पे बात की गई थी कि हमारा जो पर्यावरण है इनको कैसे संरक्षित रखना है। भूमंडलीय वन सिद्धांतों पे बात हुई थी और इसी में एक एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कहीं हुआ, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं आपको क्वेश्चन में जरूर दिया हूँ, इसको जरूर पढ़ाएंगे आप लोग, ध्यान में रखे रहिएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन आपका जून 1992 में हुआ था। 1992 में 3 से लेकर के 14 तारीख तक चला था। ये 3 जून से लेकर के 14 जून तक। ठीक है? कह रहा है कि एजेंडा 21 की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो मैंने अभी बताया था, जून 1992 का रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। उसी में एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है कि विश्व में सहयोग के द्वारा पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसको बचाना, गरीबी को बचाना, गरीबी से निजात दिलाना लोगों को, रोगों से निपटना, ये सभी की सभी चीजें आपके एजेंडा 21 में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपके सामने कि भारत का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। तो लगभग 43% आपका जो एरिया है ना, वो आपका कृषि और उद्योग के विकास के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट भूभाग पर पठारीय क्षेत्र है? तो लगभग आपको मिलेगा 27% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर? 27% भाग पर। ऑप्शन नंबर थर्ड नंबर की तरफ इसमें बढ़ेंगे आगे हम। पर्वत पूरे भू क्षेत्र का मतलब भारत के पूरे भू क्षेत्र पर कितना प्रतिशत पर विस्तृत है? तो लगभग आपको पता होना चाहिए 30% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 30% भाग पर आपका भू क्षेत्र विस्तृत है। 43% मैंने आपको बता दिया जो कृषि और उद्योग के लिए है। 27% बता दिया मैंने आपको पठारी क्षेत्र के लिए है। और 30% आपका जो बचा हुआ है वो आपके पर्वत क्षेत्र है। ठीक है? नहीं, ये पर्वत है, ये पठार है और ये कृषि और उद्योग है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना डेटा ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध का मतलब होता है निवल, बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र। ये ऑप्शन नंबर ए की तरफ मिल जाते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है कि वर्ष में जो एक बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र है वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र का अर्थ कहलाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति आपको 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। क्लियर है? चलिए, और इसी में एक पॉइंट हम आपको जोड़ दे रहे हैं, जो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति आई थी ना, इसी का एक नीति का संशोधित रूप है। क्या है? इसी का संशोधित रूप है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पर्यावरणीय स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को बनाए रखना है। ये 1988 की वन नीति कहती है, जो 1900 वन नीति का संशोधन रूप है। क्लियर है? इसमें बात किया गया था, आगे भी हम आपको देखेंगे, 33% भूभाग के क्षेत्र पर आपको वन होना चाहिए। इसमें दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा कितने परसेंट भूभाग पर वनों का निर्धारण आवश्यक माना गया है। ये एकदम 100% है कि यदि इससे कम है तो आपका आप खतरे के अंदर हैं, आपको खतरा हो सकता है, आपका पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है। ये कम से कम 33% पूरे भूभाग क्षेत्र पर आपका वन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट हम देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ के जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो अति पशुचारण, अत्यधिक पशुओं की चराई की वजह से यहाँ की भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे मैंने पढ़ा था कि अत्यधिक सिंचाई का रीज़न आपका, मैंने बताया था, आपका हरियाणा,
पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका है। इस प्रकार के यहाँ की जो चीज़ें हैं ये भी अधिक सिंचाई के अंतर्गत आती हैं। तो वैसे मैंने कहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कारण है, वो अति पशुचारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। देश की महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा आपकी जलोढ़ मृदा मानी जाती है। क्लियर है मेरी बात में? जलोढ़ मृदा आपको पता होना चाहिए सबसे उपजाऊ मृदा के भी अंतर्गत आता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो सिंधु गंगा के नदियों के द्वारा जो लाए गए निक्षेप हैं उनके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि किन नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनकी ये भी जो नदियां हैं ना, उन नदियों के अलावा इनकी जो डेल्टा हैं वो भी आपके जलोढ़ मृदा से बने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहले को बोलते हैं आपका पुराना जलोढ़। क्या बोलते हैं? पुराना जलोढ़। और इसी पुराना जलोढ़ का एक और अन्य नाम है जिसको हम बांगर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बांगर। दूसरा है नया जलोढ़। क्या नाम इसका? नया जलोढ़। और इसी का एक और नाम है जिसको हम खादर का नाम देते हैं। इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो भूमि होती है, उपजाऊ मृदा होती है, नया जलोढ़ की होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है काफ़ी पतली और महीन होती है, और इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी में आपके कंकर पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बताइए, जहाँ पे कंकर पत्थर पाए जाएंगे वो भूमि ज़्यादा फर्टाइल होगी कि जो नया जो कि जिसमें आपकी मृदा काफ़ी पतली महीन होगी उसमें होगी? जाहिर सी बात है नई जलोढ़ में होगी, जिसको हम खादर मृदा का नाम देते हैं। अब ये कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा क्या खादर को कहते हैं कि बांगर को कहते हैं कि काली मिट्टी? तो मैंने अभी बोला जो खादर वाला पार्ट होगा वो नवीन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत कहा जाएगा। जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा पर्याप्त होती है? तो जलोढ़ मृदा में आपको पोटास पाया जाएगा, पोटास के साथ साथ चूना पाया जाएगा, चूना के साथ साथ फास्फोरस भी उपयुक्त मात्रा में पाई जाएगी। इस प्रकार की जो होंगी वो आपके जलोढ़ मृदा में होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम कि ऐसी कौन सी मृदा है जो पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वारा जो क्षेत्र और तराई क्षेत्रों में पाई जाती है? ये आपकी कहलाती है जलोढ़ मृदा। और इसी को हम एक और नाम, अन्य नाम देते हैं जलोढ़ मृदा को। इसको जब जाएंगे आप तो इसका द्वार या चोर क्षेत्र में, चो क्षेत्र क्या बोलते हैं इसको? चो क्षेत्र। और इसको तराई में आमतौर पर ये पाई जाती है। ठीक है ना? कौन सी? जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो काली मिट्टी को, काली मृदा को हम रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे अच्छी मानी जाती है? तो उसको हम काली मिट्टी का नाम देते हैं, काली मिट्टी को जानते हैं। कला की काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, उसके साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको मालवा का प्रदेश होगा, महाराष्ट्र का होगा, सौराष्ट्र का होगा, यहाँ पर काली मृदा देखने को मिलती है। किस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो मैंने अभी बताया था इसके पहले कि काली मृदा में पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगला ये कह रहा है कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल मृदा आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य का मैदान, यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। और आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34 में कि लाल मृदा लाल होने का कारण क्या है? तो लाल मृदा के लाल होने का जो कारण है उसमें लौह धातु पाने को जाने की वजह से वो मृदा आपकी लाल होती है। अब कह रहा है कि पीला होने का कारण क्या होता है? तो इसमें जल योजन की क्षमता ज़्यादा होती है, जल योजन ज़्यादा होता है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मृदा क्या होती है? पीली हो जाती है। आप लोग देखे होंगे पीला होने का कारण क्या होता है? यदि जहाँ पर पानी का जमाव ज़्यादा होगा वो मृदा वहाँ की पीली हो जाएगी। आपने देखा भी होगा जल योजन। क्लियर है मेरी बात? अब ये कह रहा है कि भारी बारिश से अत्यधिक निचलन का मतलब होता है लीचिंग। क्या होता है? लीचिंग। तो वो उसमें किस मृदा में पाई जाती है? भारी मृदा से ये आपका निचलन का परिणाम कौन सी मृदा का उत्पादन है? तो वो आपका है लेटराइट मृदा।
कौन सा होता है? लेटराइट मृदा आपको पता होना चाहिए काजू के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपके भारत के जो दक्षिण वाले पार्ट एरिया हैं वहाँ पे लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी काफ़ी अधिकतर गहराई में पाई जाती है। मैंने क्या बोला? अधिकतर गहराई में पाई जाती है। और यह मिट्टी आपकी क्या होती है? तो अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या होना चाहिए कि 7 से जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है, यानी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो आपकी लगभग इसका 6 के आसपास माना जाता है। 6 से ज़्यादा ही होता है पीएच वैल्यू इसका, ठीक है ना। पीएच वैल्यू थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से 6 से ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़ा 6-7 के आसपास होगा। अम्लीय होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है, बट अम्लीय होता है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी देखिए आपके भारत का कौन सा दक्षिणी राज्य इसमें दिया हुआ है? तमिलनाडु दक्षिण में पड़ता है, केरल में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में कंकर ज्यादा पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था। तो नया जलोढ़ होगा कि पुराना जलोढ़ होगा? आपका जो पुराना जलोढ़ होगा, और उसी पुराना जलोढ़ को हम बांगर के नाम से जानते हैं, इसमें कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दोनों इसके साथ करेक्ट है। तो हम चले जाएंगे एक से अधिक वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। कौन सी मृदा नदी घाटियों में दोमट तथा सिल्टीदार होती है? ऑप्शन है आपका वन मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो वन मृदा ऑप्शन बनता है कि वन मृदा जो होती है ना वो नदी घाटियों में दोमट और सिल्टीदार होती हैं, आपकी वन मृदा। अवनालिका, अवनालिका अपर्दन आपने पढ़ा होगा। अवनालिका का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर इसमें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि बहता हुआ मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए यदि गहरी वाहिकाएं बना देता है तो उसको बोलते हैं अवनालिका। क्या बोलते हैं? अवनालिका। अगली बार से कोशिश रहेगी कि आपको पीडीएफ में कहीं कहीं इसमें फिगर भी लगा दूं कि जो ज्योग्राफी फिगर और मैप से ज़्यादा समझने को अच्छी मिलती है, कोशिश रहेगी मेरी। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अत्यधिक अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो खंबात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब जिनका उत्पादन काफ़ी समय में संभव होता है, मतलब इसको असंभव मान सकते हैं। तो वो आपका कोयला, पेट्रोलियम, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, लौह उत्पादन, ये आपकी अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा आपको बता दें ये मानवकृत तो है ही नहीं, ये नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होगा कि जिनका पुनः पूर्ति होती रहती है, मतलब दोबारा बनते रहते हैं। तो बाई सी बात है नवीकरणीय होगा ये। तो इसमें ऊर्जा का जो संसाधन है वो आपका अजैव नहीं, वो किस प्रकार का है? तो अजैव है। अजैव का मतलब होता है निर्जीव, जिनका जो निर्जीव वस्तु से इनका संबंध होता है, ठीक है ना। विश्व, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपकी 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? मैंने आपको बताया था ब्राजील में देश है, ब्राजील में रियो डी जनेरियो में मनाया गया था। अगला पॉइंट है आपका कि जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है, कौन सा? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, पहली बात हम जगह जानते हैं। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यूयॉर्क में, सॉरी, न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका इसमें बताते हैं कब हुआ था। ये जो हुआ था आपका 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है काली मृदा का दूसरा नाम, आपने पढ़ा था काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनता है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने % भूमि है? तो आपको पता होना चाहिए जहां भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने तो भारत में आपका लगभग 4% जो है ना भूमि वो चारागाह है।
लगभग मान कर चल सकते हैं इसका डेटा जो है 3.92 के आसपास दिया हुआ है, मतलब 5% से भी कम आपका चारागाह भारत में अंतर्गत भूमि परसेंट में है, तो 4% इसका करेक्ट आंसर होगा। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अभी आपने पढ़ा था, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के तरफ। चैप्टर नंबर 2 आपका है वन और वन्यजीव संसाधन। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि नारक कहाँ के देवता थे? जो आपके नारक जो देवता थे ना, वो एक जनजातीय देवता थे। मैं आपको बता दूं, ये एक जनजातीय देवता थे और ये एक जनजातियाँ पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, जो लेप्चा जनजाति होती है। कौन सी? लेप्चा। ये होती है लेप्चा जनजाति, पश्चिम बंगाल पाई जाती है। वो आपके नारक एक जनजातीय देवता हैं जो इनके ईश्वर मानते हैं, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। लेप्चा जनजाति के ईश्वर कौन थे? तो मैंने आपको बताया, वो आपके नारक थे। क्या थे? इनको बहुत लोग मानते थे, बहुत इनका प्यार सम्मान, इनको भगवान मानते थे अपना। ठीक है। कह रहा कि लेप्चा जनजाति के लोग अपने ईश्वर से क्या ग्रहण करने की प्रार्थना किया करते थे। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो लेप्चा जनजाति है उनके लोग अपने ईश्वर को ग्रहण करने के लिए क्या बोले? वे बोलते थे अपने ईश्वर से, कहते थे कि उनका जो संगीत है, झरना है, नदियाँ हैं, पर्वत वन है, कीटे हैं, जानवरों से ग्रहण करने की उन्होंने प्रार्थना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियां की कितनी % संख्या पाई जाती है? तो भारत में लगभग आपको बता दें, विश्व की जितनी सारी जैव उपजातियां हैं उसकी लगभग 8% आपकी भारत में पाई जाती हैं। लगभग हम मान के चले 8% का जो डेटा दिया गया एनसीईआरटी में, लगभग 16 लाख के आसपास। क्लियर है? कह रहा कि लुप्त होने के कगार पर हैं, इनमें से कौन से हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं? तो आपका चीता है, गुलाबी सर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है। ये सब जातियां हैं जो ना वो लुप्त होने के कगार पर हैं। आपके और भी आएंगे इसमें, आपका मधु का इग्निसिस, जिसको हम महुला की जंगली किस्म बोलते हैं, पौधों में आएगा। चित्तीदार आपका उल्लू हो जाएगा। आपका कौन सा होगा? जो आपकी चित्तीदार एक उल्लू होता है वो आपका लुप्त प्राय में है। आपका एक और घास की प्रजाति है, मैं आपको बता दूं कि ये घास की प्रजाति है, मैंने नहीं डाला क्वेश्चन। ये घास की प्रजाति, इसका नाम है हुबर्डिया। हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन जो घास की प्रजाति है, ये भी आपकी क्या होती है? एक लुप्त होने के कगार पर है। एक महुला जंगली किस्म का पौधा होता है जिसको हम मधुका बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? उसका नाम है मधुका इनसिगनीस। ये आपकी कौन सी प्रजाति है? ये महुला की जंगली किस्म है। ठीक है ना? महुला या महुआ इसको बोल सकते हैं, इसकी ये जंगली किस्म होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट बनता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। IUCN ने रेड लिस्ट में प्रजातियों को कितने श्रेणी में बांटा है? तो लगभग आपको 9 श्रेणी में बांटा है, जिसमें से आपका सामान्य जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं, सुभेद जातियां हैं, ऐसे ऐसे करके आपकी लगभग 9 हैं जो कि आपकी श्रेणी में रखा है IUCN ने। उसी में से पहला आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो सुभेद का मतलब होता है वल्नरेबल जातियां हैं। तो वल्नरेबल जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या दिनों दिन घटती जाती है। जिनकी संख्या दिनों दिन, ये आपका दिनों दिन घटती जाती है, वो आपकी वल्नरेबल कहलाती हैं। जैसे आपका नीली भेड़ हो गया। कौन सा हो गया? नीली भेड़ हो गया। आपका डाल्फिन हो गया। आपकी एशियाई हाथी हो गई, एशियाई हाथी। ये सब के सब आपको वल्नरेबल जातियां देखने को मिलती है। मतलब इनकी संख्या तो है अभी, लेकिन ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट है संकटग्रस्त जातियां हैं। तो संकटग्रस्त जाति में आपकी डाल्फिन, खैर ये भी तो संकटग्रस्त में शामिल हो जाएगी, लेकिन कुछ समय ये संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक है नहीं, ये हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है आपका वो मगरमच्छ है।
वो संकटग्रस्त में आता है। तो संकटग्रस्त होता क्या है? तो वे जातियां होती हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं। तो जब लुप्त होने के कगार पर होगा वे संकटग्रस्त जातियां होंगी, जिसको हम मगरमच्छ का नाम देते हैं। क्लियर है? जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, शेर भी आपके संकटग्रस्त में आ गया, भी लुप्त होने के कगार पर है। काला हिरण हो गया, पूंछ वाला बंदर हो गया, इस प्रकार की चीजें आपकी संकटग्रस्त जातियां के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन आपका कि सुभेद जातियां हैं, वल्नरेबल जातियां कौन कौन सी हैं? तो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, नीली भेड़, डाल्फिन, एशियाई आपकी जो हाथी थी, ये आपकी वल्नरेबल जातियां हैं। और आपको संगाई हिरन की बात करें, आपकी हम जंगली गधे की बात करें, ये सब के सब आपको मैं बता दूं ये संकटग्रस्त जातियां हैं, संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त का मतलब क्या होगा कि ये लुप्त होने के कगार पर हैं। क्या? लुप्त होने के कगार पर हैं। और वल्नरेबल का मतलब इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी जरूर इसको शेयर करें। चलिए अगला पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कह रहा है कि पृथ्वी पर आने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी कौन है? तो सबसे तेज स्तनधारी आपका चीता है। कौन है? चीता। पहली बात ये स्तनधारी है, सबसे तेज है, लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। इसकी इसकी ये स्पीड है। बट ये इतना जो स्पीड है ना वो काफ़ी देर तक नहीं, दूर तक नहीं चल पाए, काफ़ी कम जो इसको शिकार करने होते हैं काफ़ी कम डिस्टेंस वाले, तो इतना वो स्पीड ले सकता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे, ठीक है ना? तो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी है कौन? चीता। आपको पता है चीता भी आपका कौन सा है? संकटग्रस्त है। इसका मतलब ये भी लुप्त होने के कगार में है। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। ये लुप्त मान लिया गया वैसे इनको, अभी आप क्वेश्चन आएगा इसमें। कह रहा है कि चीता किस परिवार का सदस्य है? तो चीता एक बिल्ली परिवार का हिस्सा है। क्या है? कहेंगे बिल्ली है? नहीं, बिल्ली परिवार कैसे देखेंगे, इसमें भी ये काफ़ी चित्तीदार इसके रोए होते हैं, आपके शरीर पे बॉडी पे जो भी रोए होते हैं काफ़ी चित्तीदार होते हैं। बिल्ली की आँखों जैसी इसकी आँखें होती हैं, आप फोटो में देखिएगा। तो ये बिल्ली परिवार का हिस्सा, न कि शेर परिवार का, न कि हाथी परिवार का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चीता को, कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? तो चीता को भारत में 1952 में, कब? 1952 में इसको लुप्त घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको 1973 में देखने को मिलती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, इसमें आपको बता दें हम कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में पड़ता है। मानस कहाँ पड़ता है? मानस आसाम में पड़ता है। ठीक है। पेरियार कहाँ पड़ता है? पेरियार आपका केरल में पड़ता है। सरिस्का कहाँ पड़ता है? सरिस्का आपको पता होना चाहिए आपका राजस्थान में पड़ता है। सरिस्का जीव पशु विहार है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पड़ता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता भी होना चाहिए, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का वन्यजीव विहार कहाँ है? तो सरिस्का वन्यजीव विहार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना कब आई थी? तो नदी घाटी जो परियोजना आई थी वो 1952 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो इस समय माना जा रहा है कि डोलोमाइट की खनन की वजह से इनकी गंभीर या खतरे के अंतर्गत हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण गंभीर खतरे में है? तो मैंने आपको बताया था कि जो डोलोमाइट के खनन है वो डोलोमाइट का खनन आपका क्या होता है, डोलोमाइट के खनन की वजह से ये आपके इसको काफ़ी गंभीर खतरा है। क्लियर है?
अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डोलोमाइट किसका मुख्य अयस्क है। तो पहली बात, जो डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट आपका, आप बता सकते हैं डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट को यदि आप देखेंगे तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका? मैग्नीशियम का अयस्क। लेकिन आप देखेंगे इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। उसके बाद से कुछ इसके जो उपयोग मैं आपको बता दूं डोलोमाइट का, तो डोलोमाइट का उपयोग आपको जो पिघले हुए लोहे से अशुद्धियों को दूर करने में मदद किया जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग आपको सीमेंट के उत्पादन में भी होता है। सीमेंट के उत्पादन में डोलोमाइट का उपयोग मैग्नीशियम और कैल्शियम की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पर डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें हम कांच के उद्योग में, कहाँ पे? कांच के उद्योग में भी हम डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट, हिमालयन यव किसका उदाहरण है। तो हिमालयन यव एक प्रकार का, मैं आपको बता दूंगी, औषधि पौधा होता है। क्या होता है ये? औषधि पौधा होता है जो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का चीड़ का प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष होता है ये, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। किस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टक्सोल, क्या है? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। तो यही है हिमालयन यव। इसकी छाल, पत्तियां, टहनी और जड़ों से टक्सोल नामक पदार्थ को निकाला जाता है। रसायन निकाल को इसको रसायन निकाला जाता है और यह कैंसर के प्रयोग में बनाई जाने वाली जो दवाएं हैं उनके उपयोग में ले लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। कौन सा जो तरीका है वो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, आप लोग बता सकते हैं इसमें। तो संयुक्त वन प्रबंधन है, कि बीज बचाओ आंदोलन है, कि आपका चिपको आंदोलन है, कि वन्य जीव है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, वो होता है आपका वन्य जीव। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवर्गीकृत वन होते हैं। अवर्गीकृत वन कौन से होंगे, कोई बताएगा? अवर्गीकृत जो वन होते हैं, जो सरकार, व्यक्ति या निजी स्वामित्व में होते हैं, और आरक्षित या संरक्षित वनों के अलावा और भी वन और बंजर भूमि को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसका मतलब कि सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और भूमि इसके अंतर्गत आपके अवर्गीकृत वन आएंगे। अगला पॉइंट है, भैरवदेव डाकौ सेंचुरी कहाँ है। तो भैरवदेव डाकौ सेंचुरी आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अलवर जिला है उसी में भैरवदेव डाकौ सेंचुरी, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आ सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है आपका, मुंडा और संथाल के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे। तो मुंडा और संथाल के लोग आपको बता दें, महुआ और कदम दो पेड़ थे, इनकी पूजा करते थे। इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ की जनजातियां हैं जो इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। तो वो उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो आपकी इमली और आम की पेड़ों की पूजा करते हैं। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बीज बचाओ आंदोलन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जो चिपके आंदोलन का एक पार्ट था। अगला पॉइंट है कि बीज बचाओ आंदोलन किस आंदोलन का एक भाग था, हिस्सा था। तो चिपको आंदोलन के हिस्सा था बीज बचाओ आंदोलन। आपको बता दें कि जो आपका ये चिपको आंदोलन कब हुआ था, कोई बताएगा? चिपको आंदोलन कब हुआ था, चलिए जानिए। चिपको जो आंदोलन हुआ था वो 1970 में उत्तराखंड में हुआ था। जो गढ़वाल इलाका है वहाँ का, गढ़वाल क्षेत्र, वहाँ से शुरू हुआ था 1970 के दशक में। लगभग 1970 का दशक है ये, लेकिन 1973 हम कहेंगे, 1973 में ये शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। जिसमें से लोग क्या होते थे कि पेड़ों को आकर गले लगा लेते थे, और वे मानते थे कि पेड़ों को काटना एक अहिंसक, पर्यावरण के प्रति हमारा एक बहुत बड़ा पाप है। उनका उद्देश्य था कि पेड़ों की कटाई को रोकना है। और ये उत्तराखंड के चमोली जिला से, गढ़वाल का एक चमोली जिला है, कौन है? चमोली जिला। मैं आपको बता दूं कि चमोली जिला से शुरुआत हुआ था बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन।
1973 में शुरू हुआ था, 1970 के दशक मान सकते हैं। 1973 में हुआ था। गढ़वाल क्षेत्र था, चमोली जिला था उत्तराखंड का, जिसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों को गले से लगा लेते थे और वे कहते थे कि पेड़ों को नहीं काटना है। यहाँ पर मतलब इस चीज़ को रोकने का उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है ना। इसकी जो नेता की बात करते हैं हम, तो सब लोगों ने सुना भी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, इसके आपके नेता थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए, उससे सब पॉइंट जान गए हम। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव 1988 में पास हुआ था। संयुक्त वन प्रबंधन किसके लिए काम करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन जो होता है ना, वो क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। संयुक्त वन प्रबंधन किसके लिए कार्य करता है? क्षारित वनों की भूमि के बचाव, वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। कैंसर उपचार में प्रयोग की जाती है। तो आपको बताए थे कि हिमालयन वन एक हिमालयन औषधि है, पेड़ है, जिसके पेड़ों और छालों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इस रसायन का उपयोग कैंसर की दवाओं में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो लगभग आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो आपके स्वामित्व, निजी स्वामित्व के अंतर्गत नहीं है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये सर्वाधिक अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। आपको बता दें, सर्वाधिक अवर्गीकृत जो वन पाए जाएंगे वो पूर्वोत्तर के राज्यों में पाए जाएंगे, सर्वाधिक अवर्गीकृत वन। क्लियर है। देश के कुल वन का कितना हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है? तो लगभग 1/3 जो है ना, वो रक्षित वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ इसमें आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव एक प्रकार का औषधीय पौधा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसी को मैंने आपको बताया था, उसी को हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। भारत में लगभग कितनी वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 47,000 के आसपास वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं ये। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो राज्य में सबसे अस्थायी जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का हिस्सा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, ये था होगा, चीता ऐसे लिखेगा, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ सकता है? तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है, इतना स्पीड ले सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एशियाई चीता और गुलाबी सुर वाली बत्तख की उपजातियों में शामिल है? तो आपको बता दें, ये जो है क्या संकटग्रस्त हैं कि सामान्य तो होगा नहीं, पहले काट दीजिए। क्या संकटग्रस्त हैं कि लुप्त हैं? देखिए, संकटग्रस्त का मतलब मैंने आपको बताया था कि संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है। संकटग्रस्त का मतलब होता है कि इनको लुप्त होने की पॉसिबिलिटी है, खतरा है। संकटग्रस्त का मतलब होता है ये लुप्त प्राय हो सकते हैं। जैसे आपका 1952 में चीता को लुप्त प्राय घोषित किया गया था ना, वैसे ही लुप्त प्राय का मतलब होगा अब ये दिखने वाले नहीं हैं, और संकटग्रस्त का मतलब ये लुप्त प्राय होने वाले हैं। तो एशियाई चीता और गुलाबी सुर वाली जो हैं, इनको हम संकटग्रस्त में शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। एशियाई चीता को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? मैं ऑप्शन गलत बता, एशियाई चीता है ये, मैंने केवल चीता की बात किया था। एशियाई चीता को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? 1949 में। कब? 1949 में एशियाई चीता को लुप्त प्राय घोषित किया गया था। और हम 1952 की बात करेंगे तो मैं आपको, भारत में इसको लुप्त घोषित मान लिया गया था। किसको? चीता को। और एशियाई चीता को कब लुप्त प्राय घोषित माना गया था भारत में? तो 1949 में। क्लियर है मेरी बात। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो 2 चैप्टर मैंने आपको कराया है, 2 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़िए। फिर अगली वीडियो 2 चैप्टर की आएगी। इसके साथ ही 2-2 चैप्टर करके मैं आपके सारी चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। एनसीईआरटी ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद जो आप लोग का डिमांड होगा एनसीईआरटी का, वो मैं एमसीक्यू कराऊंगा। थैंक यू सो मच।